ओके, तो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरेगुलर ट्रेंड इन द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ 3D एलिमेंट्स। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था सेकंड और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज, उनमें किस तरह से वेरिएशन हो रही है। अब इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 3D सीरीज़ में एलिमेंट्स है, राइट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, इनमें ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों देखने को मिल रही है। आप यहाँ से चेक कर रहे हैं, पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर शार्प इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़। मतलब यहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें दो चीज़ों में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, मैंगनीज़ और जिंक के केस में क्यों इतना शार्प इंक्रीज़ हो रहा है। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो इरेगुलर ट्रेंड है ये यहाँ पे क्यों फॉलो हो रहा है। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें पता ही है कि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो चले जाते हैं डी सबशेल में। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन चला जाता है डी सबशेल में। और जो हमारी डी सबशेल है, हमारे डी सबशेल में एक चीज़ जो हमें ऑलरेडी पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। वेल एज डी ऑर्बिटल की जो पुअर शील्डिंग है, इसकी वजह से पूरा ये शील्ड नहीं हो पा रहा है और जो हमें यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड देखने को ऑब्जर्व हो रहा है। एक रीज़न है। दूसरा रीज़न हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे हम। जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है, डी और डी सबशेल जो है, डी सबशेल में दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स के जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, दीज लोब्स ये प्रेजेंट होते हैं अलोंग द एक्सिस। इनके लोब्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग द एक्सिस। इसमें हमें एग्जांपल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। वाइल एज जो डी सबशेल का दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल है जिनको हम बोलते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जी और डी वाई जी। ये तीन ऑर्बिटल जो हमारे पास है, दीज थ्री ऑर्बिटल्स, इनको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो लोब्स होते हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सीज। इनके लोब्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एक्सीज। तो these lobes which are present between the axes, these three orbitals are called as non-axial and these are called as axial. इनको हम और एक नाम से भी जानते हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं T2G और इन दो को हम बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। अब इनकी जो डी, हमारे पास डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स है, इनमें से जो 3 ये और ये वाला है, इनको हम बोलते हैं प्योर डी ऑर्बिटल्स। दीज आर कॉल्ड एज प्योर डी ऑर्बिटल्स, प्योर डी ऑर्बिटल्स। वाइल एज जो हमारे पास ये डी जी स्क्वायर ऑर्बिटल है, दिस डी जी स्क्वायर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज मिक्सड डी ऑर्बिटल, मिक्सड डी ऑर्बिटल। और इस डी जी स्क्वायर ऑर्बिटल में होते हैं 8 लोब्स। ये 8 लोब्स का बना होता है। डी जी स्क्वायर को छोड़ के अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इन 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की बात करेंगे, सपोज इनमें से हम डी एक्स जी ऑर्बिटल ले लेते हैं, दिस एक्स एक्सिस, दिस इज जी एक्सिस। अगर हम इसमें से चेक करेंगे, इसके जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एक्सिस, दीज आर इट्स लोब्स, प्लस माइनस। एक चीज़ और हमें पता है कि नोडल प्लेन इनमें होता है। नोडल प्लेन वो प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है। ये एक नोडल प्लेन है, ये एक नोडल प्लेन है। अगर हम इस डी एक्स जी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस को बीच में रखते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओनली दीज 4 लोब्स पोजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ से इस तरह की शील्डिंग हो सकती है, यहाँ से कोई शील्डिंग नहीं होगी, यहाँ से कोई शील्डिंग नहीं होगी, यहाँ से कोई शील्डिंग नहीं होगी, यहाँ से कोई शील्डिंग नहीं होगी। दैट मीन्स इसमें नॉन सिमेट्रिकल शील्डिंग है। इसमें जो शील्डिंग है वो नॉन सिमेट्रिकल है। और सेम केस हमें ऑब्जर्व हो रहा है डी वाई जी में, डी एक्स वाई में और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, बिकॉज ये जो 4 ऑर्बिटल है ये बने होते हैं 4 लोब्स की। वाइल एज अगर हम बात करेंगे डी जी स्क्वायर की, डी जी स्क्वायर, जो डी जी स्क्वायर ऑर्बिटल होता है, दिस डी जी स्क्वायर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 8 लोब्स। ये 8 लोब्स से बना होता है। इस तरह से इसमें 8 लोब्स होते हैं। ये जो ये वाली एक्सिस होती है, इट इज़ प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्स वाई एक्सिस। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है एक्स वाई के प्लेन में, और ये जो ये वाली है ये प्रेजेंट होती है जेड के प्लेन में।
अगर हम बीच में न्यूक्लियस रखते हैं तो न्यूक्लियस के बीच में आप देख रहे हो कि चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको शील्ड कर रहा है। द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दिस वेरी ऑर्बिटल इट शील्ड्स द न्यूक्लियस सिमेट्रिकली। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस केस में सिमेट्रिकल शील्डिंग ऑब्जर्व हो रही है। तो इस वजह से आप देख रहे हो कि डी में जो 5 ऑर्बिटल है, इन 5 ऑर्बिटल में भी शील्डिंग सिमेट्रिकल नहीं है। डी जी स्क्वायर की शील्डिंग अलग है, डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी वाई जी की शील्डिंग अलग है, प्लस डी एक्स स्क्वायर की शील्डिंग अलग है। और यही रीज़न है जिस वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड हमें फॉलो हो रहा है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। बट द थिंग इज मैग्नीज और जिंक के केस में इतना शार्प इंक्रीज हमें क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? वाई देयर इज दिस शार्प इंक्रीज इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ मैग्नीज एंड जिंक? दिस इज वन मोर रीजन। एक तो पुअर शील्डिंग है, दूसरा रीजन इसके पीछे है, दूसरा रीजन है द सेकंड रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सेकंड रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपके पास हाफ फिल्ड कोई ऑर्बिटल है, अगर कोई आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो भी स्टेबल होता है। अगर इसी तरह कोई कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो भी स्टेबल होता है। तो हम अगर मैग्नीज और जिंक की बात करेंगे, हमारे पास जो मैग्नीज है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d5 4s2, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d10 4s2। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि दोनों ही, ये हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और ये है कंप्लीटली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये मेन रीज़न है इसके पीछे कि यहाँ पे मैग्नीज और जिंक में आपको क्यों शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नीज और जिंक में इतना शार्प इंक्रीज क्यों हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? रीज़न क्या है? रीज़न यही है क्योंकि हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है फ्रॉम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ अब हम फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास मैंगनीज और आयरन है, अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मैंगनीज और आयरन, दिस इज़ माय आयरन, दिस इज़ मैंगनीज, आयरन, मैंगनीज, आयरन और मैंगनीज। Ie1 आयरन का ज़्यादा है, Ie2 भी आयरन का ज़्यादा है, बट Ie3 में हम देख रहे हैं मैंगनीज का ज़्यादा है। तो यहाँ से फिर से हमको एक इरेगुलर ट्रेंड ऑब्जर्व हो रही है। Ie1 ऑफ आयरन एंड Ie2 ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैंगनीज, वाइल एज Ie3 ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन Ie3 ऑफ आयरन। ये क्यों हो रहा है इसको हम आज एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरे पास आयरन है और जो मैंगनीज है, मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d5 4s2, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d6 4s2। अगेन यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड है। एज पर द डेटा, हम डेटा से देख रहे हैं कि जो Ie1 है, Ie1 आयरन का ज़्यादा है देन Ie1 ऑफ मैंगनीज। होना चाहिए था मैंगनीज का ही ज़्यादा क्योंकि इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। बट यहाँ पे और एक चीज़ भी आ रहा है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयरन का ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से जो Ie1 है, Ie1 ऑफ आयरन ज़्यादा हमें ऑब्जर्व हो रहा है देन Ie1 ऑफ मैंगनीज। अब पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला 4s2 से, दोनों में निकाला मैंने 4s2 से। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मेरे पास मैंगनीज जो है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू Mn+1 और आयरन भी कन्वर्ट हो रहा है Fe+1। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से निकालना है? अब इन केस ऑफ मैंगनीज हमें निकालना है 3d5 4s1, दैट मीन्स हमें 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। आयरन के केस में भी 3d6 4s1, आयरन के केस में भी हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? 4s1 से। तो जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट मीन्स हमें कन्वर्ट करना है Mn+1 को, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू Mn+2। तो 3d5 4s1 जब हम चेक करेंगे, यहाँ से हम जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s1 में से, मैंगनीज अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी रिमूव करने की कोशिश करेगा बिकॉज आफ्टर लूजिंग द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s1 इट विल अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द फॉर्म ऑफ 3d5। तो दैट मीन्स इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फिर से कम होगी। वाइल एज आयरन के केस में जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकालेंगे तो जो हमारे पास आयरन+1 है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे Fe+2 में, ये कन्वर्ट होगा 3d6 में। 3d6 कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, बट 3d5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इसीलिए जो Mn+1 है, Mn+1 Mn+2 में जल्दी से कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स इसमें कम एनर्जी हमें लगेगी। वाइल एज जो आयरन+1 है, आयरन+2 में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा देन मैंगनीज। रीज़न क्या है? क्योंकि Mn+1 से +2 में कन्वर्ट होने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करता है, वाइल एज आयरन के केस में ऐसा कोई केस नहीं है।
अब अगर हम आई, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूड हुआ, यहाँ से कंक्लूड ये हुआ कि जो Ie2 है वो अगेन आयरन का ज़्यादा है दैन Ie2 ऑफ मैंगनीज। Ie2 ऑफ आयरन का ज़्यादा है दैन Ie2 ऑफ मैंगनीज। रीज़न क्या है, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इट टू यू। तो अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड में हमें क्या करना होगा, हमें Mn+2 को कन्वर्ट करना होगा Mn+3 में, और आयरन+2 को कन्वर्ट करना होगा आयरन+3 में। अगेन हम चेक करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मैग्नीज के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3 Mn+2 में है, Mn+2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास है 3d5, वेल एज Fe+2 के केस में, Fe+2 के केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट इज़ 3d6। अब आप खुद ही चेक कर सकते हो कि किसके पास ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मैग्नीज के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस किए हैं, वाइल एज आयरन के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। दैट मीन्स तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मैग्नीज के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इंटरफेयर करना होगा, वाइल एज आयरन के केस में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन होगा। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी। आयरन 3d6 से 3d5 में जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स इसकी जो आई थर्ड होगी वो कम होगी। वाइल एज मैग्नीज के केस में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है वो हमें निकालना है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो हैंस यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आई थर्ड ऑफ मैग्नीज विल बी ग्रेटर दैन आई थर्ड ऑफ आयरन। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। बाकी जो नेक्स्ट इसमें रहेगा रिलेटेड टू द कॉपर एंड जिंक, दैट विल डिस्कस इन द